नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये बाल विकास से वन लाइनर क्वेश्चन है जो हमारी तैयारी को और मजबूत करेगा। हमारी तैयारी को और मजबूत करने के लिए बाल विकास की ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है। इसको देख लेते हैं। 10 मिनट का है, देख लेते हैं इसको। 10 मिनट में ख़त्म करते हैं इसको। ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, देख लेते हैं इसको। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? तो हमारा आंसर होगा वास्तविक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने को संवर्धित कर सकता है। अगला है, विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है दोस्तों कहाँ से? प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास शुरू होता है जब बच्चा माँ की पेट में होता है, तभी से विकास उसका शुरू हो जाता है। अर्थात प्रसव पूर्व की अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। अगला है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। ये कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। सभी प्रकार के पशु, खनिज, पेड़ पौधे ये सब प्रकृति में ही पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक बुद्धि। अगला है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धि के वितरण पर। बुद्धि के वितरण पर सभी की बुद्धि एक समान नहीं होती है। सभी की बुद्धि एक समान नहीं होती है। कोई तीव्र बुद्धि का होता है, कोई अति तीव्र होता है, कोई मंद होता है। दोस्तों सबकी बुद्धि असमान होती है, सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती है। तो ये है दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बार इसको ज़रूर देखिए, दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे हमारा आंसर हो जाएगा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। दोस्तों सीटेट का एक और फार्मूला है, इसमें क्वेश्चन भी बड़े बड़े होते हैं, तो इसको आप टुकड़ों में बांट के पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी। अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी मतलब अधिक उम्र के परिपक्व विद्यार्थी। छोटे और कम निपुण मतलब कम परिपक्व विद्यार्थियों की मदद करते हैं। बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। इससे ये जो छोटे बच्चे हैं ये बड़े लोगों का सम्मान करते हैं और उनकी उपलब्धि भी बढ़ती है। आगे है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है पूर्व का अधिगम। जैसे दोस्तों जो बच्चा कक्षा 2 में था और वह 3 में गया, 3 क्लास में गया, तीसरी क्लास में गया, तो उसको जो दूसरे क्लास में जो पढ़ा है उसका पढ़ा हुआ तीसरे क्लास में समझ ना आए, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है। मतलब कि हमने जो पहले सीखा है वह आगे याद नहीं है,
जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, जब जो हम क्लास दूसरी में सीखे हैं वो तीसरी में काम न आए, तो वहाँ अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है कि वहाँ का सीखना हुआ दूसरी जगह नहीं गया। आगे है वन लाइनर है दोस्तों, इसको फटाफट देख लेते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। कैसे सीखते हैं दोस्तों? वैयक्तिक रूप से। बाल केंद्रित कक्षा, जो ऐसी कक्षा जो बालकों पर केंद्रित हो, जो बालकों पर केंद्रित हो, तो उसमें बालक कैसे सीखते हैं? वैयक्तिक रूप से सीखते हैं। अगला है जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ये स्कीमा कहलाती है। ये स्कीमा कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। इसके जनक भी हैं दोस्तों जीन पियाजे। इसके जनक हैं जीन पियाजे। इस शब्द को जीन पियाजे ने लाया था, जीन पियाजे। अगला है दोस्तों, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण पर। ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण पर। अगला है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो दोस्तों ये किस पर संबंधित है? सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर केंद्रित होती है। यह अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। दोस्तों चिंतन दो प्रकार का है। चिंतन एक अपसारी और दूसरा होता है अभिसारी। अपसारी में दोस्तों, अपसारी में ये होता है कि बालक को सीखने के लिए अनेक अवसर मिलते हैं, सीखने के लिए अनेक तरीके मिलते हैं, जिससे उसके सृजनात्मकता, उसके सोचने, उसके समझने की शक्ति में विकास होता है। जब अवसर ज़्यादा मिलेंगे तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। अवसर ज़्यादा मिलेंगे तो उसको दोस्तों अवसर ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा सीखेंगे। अभिसारी होता है कि इसमें केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, उससे इधर उधर नहीं होता है। उसको केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है। इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, ज़्यादा विकल्प नहीं होता है। इसको केवल एक काम कर रहा है, ऑफिस का बाबू है, वह एक काम कर रहा है तो वही करेगा, वह दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ये अभिसारी चिंतन है। ऑफिस का बाबू कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। यह क्या है? अभिसारी चिंतन है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। यह किस रूप से अभिप्रेरित है दोस्तों? तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए जब आंतरिक रूप से
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तभी आप उसमें कठिन परिश्रम करते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं दोस्तों। अगला है व्यवहार का करना पक्ष में आता है। करना किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। यह सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। अगला है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। किसके लिए है? तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। जब किसी स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी होती है, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति होती है तथा विद्यालय में पत्रिका निकाला जाता है, तो इससे बालकों के सृजनात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। बच्चों में उनके वो अच्छे से गा पाएँ, उनके अंदर जो कला होती है उसको निकालने के लिए ये आयोजन किया जाता है। आप लोग देखते हैं दोस्तों कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा गा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलने के कारण वो वह काम नहीं कर पाते हैं। और स्कूल में ये सारे काम करवाए जाते हैं, आपसे भाषण दिलवाया जाता है, गाना गवाया जाता है, तो इससे आपका विकास होता है। आगे है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। समाज में कैसे रहना है इसके बारे में सिखाया जाता है। अगला है जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी का मतलब होता है समान शिक्षा, सबको समान शिक्षा। समावेशी सबको एक साथ शिक्षा, सभी को एक साथ शिक्षा, एक साथ शिक्षा। अगला है दोस्तों एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। दोस्तों जब हम किसी चीज़ को दिखा के, उसको सुना के, उसको बोल के ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो ये दृश्य और श्रव्य दोनों का उपयोग करते हैं। हाथ से लिखते हैं तो ये हमारी शारीरिक गतिविधि का भी प्रयोग हो रहा है, उसको बताना ये हमारी शारीरिक गतिविधि का भी प्रयोग हो रहा है। इससे हमारे अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। हाथ से लिखना, बच्चों को देखना, सुनना, तो इससे हमारी सभी इंद्रियों का, अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है, जिससे सीखने में सहायता होती है। अगला है कोल वर्ग, ये कोहल वर्ग है, के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद। नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल, सही और गलत का जो प्रश्न है उसमें निर्णय लेने के बारे में जिस चिंतन प्रक्रिया को शामिल किया जाता है उसको नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। ये कोहल वर्ग के अनुसार है। दोस्तों ये वन लाइनर है, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा परीक्षा से पहले, इसको देखना मत भूलिएगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें से ज़्यादा संभावना है आने की। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार रखता है
और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। किस क्षेत्र में इसको सहायता की आवश्यकता है? यह भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक, वह अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार रखता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। ये भावनात्मक क्षेत्र, इसके भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है दोस्तों। यह अपने लोगों के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यह उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। उनके साथ घुलना मिलना, खेलना, रहना, पढ़ना, ये सब उसके साथ नहीं है। तो उसकी भावना को लोगों के साथ जोड़ना, उनको कनेक्ट करना, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये इससे विद्यार्थी लोगों में जब जुड़ेगा तो वह इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा, इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। अगला है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। किस में सहायता करती है? तो दोस्तों ये सामाजिकरण में सहायता करती है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि मतलब दोस्तों, जब हम समाज में रहेंगे, समाज के लोगों से जुड़ेंगे, समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं, और जब हम सभी से जुड़ेंगे तो सामाजिकरण होगा। तो ये हमारे सामाजिकरण के व्यवहार को सीखने के लिए आवश्यक है। आगे है समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, बौद्धिक रूप से है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, भाषिक रूप से है या अन्य किसी भी योग्यता स्थितियों, उसकी कमियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों के साथ शामिल करके उसको शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो दोस्तों इसमें आँखों का रंग आनुवंशिकता, आँखों के रंग पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है ज़्यादा। दोस्तों आँखों के रंग पर आनुवंशिकता का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप देख जरूर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख ही रहे हैं। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों शिक्षक जब विद्यार्थी की त्रुटि का अध्ययन करेगा, जब वह विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करेगा, उसकी गलतियों का अध्ययन करेगा, तो वह क्या करेगा? उसमें सुधार करेगा, उसका उपचार करेगा, उसमें सुधार करेगा, उपचार करेगा। तो ये उपचारात्मक युक्ति है। जहाँ भी शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करे तो वहाँ उपचारात्मक युक्ति प्रयोग करेगी। अगला है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। अभी इसमें क्वेश्चन शामिल किए थे जिसमें सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, कोई औसत होता है, तो कोई तीव्र होता है, तो कोई मंद होता है,
कोई अति तीव्र होता है। तो सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, तो इसलिए ये वैयक्तिक भिन्नता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ये किसको आकार देते हैं? सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। विकास को आकार दोस्तों शारीरिक गठन विकास को आकार देता है। शारीरिक गठन हमारे शरीर की संरचना, शारीरिक बनावट, ये हमारे विकास को आकार देती है दोस्तों। विकास, ये हमारे विकास को आकार देती है। आदमी मोटा है, पतला है, ये उसके शरीर को देख के ये पता चलता है, उसके आकार को देख के दोस्तों। बुद्धि के विकास को हम देख नहीं सकते हैं, बुद्धि के विकास को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन शारीरिक गठन, उसकी बनावट, शारीरिक विकास को हम देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन बुद्धि के विकास को नहीं देख सकते। तो यहाँ क्या है दोस्तों, विकास के आकार की बात किया है, विकास के आकार की बात किया है। आकार जिसको हम देख सकें, जिसके आकार को नाप सकें, उसको देख सकें, उस आकार को छू सकें। बुद्धि को हम छू नहीं सकते दोस्तों, इसलिए यहाँ हो जाएगा शारीरिक गठन। अगला है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य, कुंठा, नैराश्य का मतलब कुंठा, का सामना करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। जो बच्चे कम सुनते हैं वो दोस्तों दूसरों के साथ संप्रेषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आप बोलते कुछ हैं, वो सुनते कुछ हैं, वो अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, क्योंकि जब किसी बात को सुनेंगे नहीं तो उसका जवाब कैसे देंगे? किसी बात को सुनेंगे नहीं तो वो जवाब कैसे देंगे? तो इसलिए उनको संप्रेषण करने तथा सूचना को बांटने में अक्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? डिसलेक्सिया दोस्तों पढ़ने की अक्षमता, ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है, पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है दोस्तों। डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। अगला है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। दोस्तों जब कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता को तभी विकसित कर पाएगा जब वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेगा। जब आप कंपटीशन में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना तैयार किए हैं, आप कितना पढ़े हैं। जब तक आप किसी परीक्षा में नहीं बैठेंगे, किसी लोगों से नहीं मिलेंगे, तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना तैयार हैं। वैसे तो आप विद्वान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठते हैं, जब आप सीटेट की परीक्षा देने जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप कितना तैयार हैं। तो इसलिए कोई कितना भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो, जब तक वो अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में नहीं जुड़ता है, तब तक उसको अपनी क्षमता का विकास, अपनी क्षमता का पता नहीं चलता है। आगे है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह। ये अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है दोस्तों। अगला है और आखिरी क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है तो दोस्तों ये संवेदी प्रेरक चरण होता है। संवेदी प्रेरक चरण जो वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संवेदी प्रेरक, वस्तु अस्थायित्व, किसी चीज़ को महसूस करना, तो ये एक संवेदी प्रेरक चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये था हमारा आज का 30 प्रश्न, वन लाइनर, और बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये वन लाइनर है और यह आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों
ये इसमें लगभग उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो आ सकते हैं परीक्षा में। और दोस्तों इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ये देख लीजिएगा इसको। थैंक यू दोस्तों।